हेलो स्टूडेंट। आज सेकंड क्लास है हमारी। सेकंड क्लास में हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड में हम इवोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। आप लोगों का जो पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट है, उसका सेकंड यूनिट जो होगा वो इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। इवोल्यूशन की पूरी यूनिट आज कोशिश करेंगे कि ये पूरी यूनिट आज कंप्लीट कर दें एक वीडियो में। तो देखते हैं आगे सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस में देखिएगा, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है इवोल्यूशन में। यूनिट सेकंड है जो इवोल्यूशन है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हम सबसे पहला देखेंगे कि व्हाट इज द इवोल्यूशन, यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे इवोल्यूशन का, कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशन है क्या, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवोल्यूशन में होता क्या है। ठीक है। और कौन कौन से साइंटिस्ट, कौन कौन से फिलोसफर हैं जो इवोल्यूशन के बारे में बताए हैं, दार्शनिक कौन कौन से हैं जो इवोल्यूशन पे अपनी बातों को कहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज द इवोल्यूशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस या मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें आएंगी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, कि इवोल्यूशन की थ्योरीज क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो इवोल्यूशन है उसमें डार्विन का बड़ा नाम आता है, तो हम डार्विन से पहले के एरा के बारे में पढ़ेंगे कि डार्विन से पहले इवोल्यूशन के बारे में किसने बात किया था। फिर डार्विन एरा के बारे में बात करेंगे कि डार्विन ने इवोल्यूशन में क्या कहा था। डार्विन से पहले लैमार्क थे जिन्होंने पहली थ्योरी इवोल्यूशन की दी थी, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बताएंगे फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। फोर्स ऑफ इवोल्यूशन का मतलब ऐसा क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा प्रोसेस है जो इवोल्यूशन करवाता है, इवोल्यूशन करने के लिए इन्वायरमेंट में फोर्स जनरेट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। उसमें हमारा आ जाएगा म्यूटेशन, सिलेक्शन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सिलेबस में ये दो चीजें दी हुई हैं। एक म्यूटेशन दिया हुआ है और एक सिलेक्शन के बारे में कहा गया है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात की गई है कि जेनेटिक इवोल्यूशन का ये भी एक पार्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमनेस होता है इसका मतलब। तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आता है ना एक छोटे से पॉपुलेशन के अंदर। मतलब कोई छोटा पॉपुलेशन है, उसमें उसमें जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आते हैं और फ्रीक्वेंसी में चेंज आने के वजह से ये इवोल्यूशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर तक हम लोग बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिएगा इवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है अनफोल्ड या अनरोल्ड और आर रिवील हिडन, रिवील हिडन पोटेंशियलिटी। ठीक है। अब इवोल्यूशन का मीनिंग है अनफोल्ड या अनरोल्ड। किसी चीज को, जैसे कोई भी चीज हम लोग बने, तो हम लोग बने, ये मिस्ट्री को अगर हम खोल के रखते हैं कि हम लोग किससे बने, हम लोगों को बनाने वाला कौन था, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो जैसे हम लोग बनाने वाले भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, ये सारी चीजें भी आएंगी इसमें बताएंगे, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। ठीक है। तो अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं उसको अनफोल्ड करें, यानी खोल के रख दें, अनरोल्ड करें। रोल करके रखा हुआ है ऐसे, उसको खोल दीजिए, चार्ट पेपर रोल करके रखा हुआ, उसको हमने खोल दिया, खोल के उसके सारी बातों को जाना, उसके पूर्वजों के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो उस बात को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, द वर्ड इवोल्यूशन मीन्स अनफोल्ड, unrolled, reveal the hidden potentiality। आगे इन दिस, इसमें होता क्या है, इन दिस या इट इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर हम अलग भाषा में अलग तरीके से इसको कहना चाहें तो इवोल्यूशन सिंपली मीन्स एन ऑर्डिनरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अदर ना। एक के बाद ऑर्डिनरली चेंज का मतलब होता है इसमें एक के बाद एक परिवर्तन होने से जो कोई भी चीज ए से बी बन जाती है, तो ये इसके बीच के जो प्रक्रियाएं हैं ये इवोल्यूशनरी फेनोमेनन कही जाती हैं, इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कही जा सकती हैं। हमें देखना है एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। एक छोटे से फॉर्म में आप समझ लेंगे, इवोल्यूशन का मतलब होता है, हम लोग विकास कहते हैं,
और इसमें कैसे होगा, तो अनरोल्डिंग और अनफोल्डिंग के वजह से होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, व्हेन प्लैनेट स्टार चेंज in between their birth, that it is called stellar evolution। ठीक है ना। तो प्लैनेट का पैदा होना, स्टार का बनना, उनके अंदर चेंज होना, इनमें भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेलर इवोल्यूशन कहा जाता है। अगर इवोल्यूशन होता है मैटर का, एलिमेंट के अंदर अगर कोई चेंज होता है टाइम के साथ, तो उस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, या चेंजेज हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर जनरेशन। ठीक है, इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या इसी को हम लोग कह देते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कह देंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आगे बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन एम्फसाइज, मतलब जोर दिया था, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन द इवोल्यूशन। ह्यूगो डिब्रीज स्टेट दैट म्यूटेशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन के ऊपर जोर दिया, कि उन्होंने कहा कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उस एनवायरनमेंट में म्यूटेशन हो रहा होगा। और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इवोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रकृति है, नेचर है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। यहां पे कहते हैं कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है तो उस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। अगर कोई मैटर बन रहा है, एलिमेंट का इवोल्यूशन हो रहा है, तो उस तरह के इवोल्यूशन को हम इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, स्टार प्लैनेट के अंदर हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, या उनके अंदर चेंजेज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेलर इवोल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो ये छोटी छोटे इंट्रोडक्टरी बातें हो गई। आगे, एंशिएंट इंडियन अंडरस्टूड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन इट्स ब्रॉड आउटलाइन। द एंशिएंट इंडियन बुक ऑफ फिलॉसफी एंड आयुर्वेदा विथ ओरिजिन ऑफ लाइफ ना, जिसमें कुछ बातें, मतलब अलग अलग बुकों में ये बातें इवोल्यूशन के बारे में कही गई हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कुछ हमारे यहाँ जो इंडियन मेथोडोलॉजी के अनुसार देखते हैं कि क्या क्या है, तो मनु के द्वारा, मनुज बुक ना, मनु के द्वारा जो लिखी हुई बुक है, जिसको हम मनु संहिता कहते हैं या मनु स्मृति कहते हैं, इसने मेंटेन किया इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया कि इवोल्यूशन है क्या। अब देखिए इसमें, ठीक है, मनुस्मृति या इसको कह सकते हैं मनुस्मृति या मनु संहिता कहते हैं इसको। आगे पद्म पुराण की बात करते हैं हम। तो पद्म पुराण में दशावतार ना, पद्म पुराण में दशावतार मैमल्स के वर्टिब्रेट के दशावतार के बारे में बताया गया है, इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट ना। पद्म पुराण में दशावतार के बारे में बात की गई। ये हमें कंटिन्यू नहीं, एग्जाम के लिए नहीं बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन हमें ये जानना है कि पुराने समय में इवोल्यूशन को लोग किस तरीके से और किस नजरिए से देखते थे। तो पद्म पुराण में दशावतार की बात की गई है। अब दशावतार क्या है? दशावतार किसका? वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट आप लोग जानते होंगे। तो दशावतार वर्टिब्रेट की गई है, जिसमें पहला है मत्स्यावतार, पहला मत्स्यावतार। दूसरा है मत्स्यावतार में मछली, वर्टिब्रेट में जो बोला गया कि सबसे पहले मछली बनी, तो ये मत्स्यावतार की बात आई। दूसरा आया था कुर्मावतार, ठीक है, रेप्टाइल्स की बातें आ गई कुर्मावतार में। तीसरी बात आई बरहावतार, जिसमें पिग के बारे में बात किया गया, पिग लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तीसरा है नरसिम्हावतार। नरसिम्हावतार में हाफ मैन एंड हाफ लायन, ठीक है, नरसिंह भगवान जिनको हम लोग अपने हिंदू मेथोडोलॉजी में कहते हैं,
उनके अवतार की बात कही गई। फिर वामनावतार ड्वार्फ मैन के बारे में बात हुई कि ड्वार्फ मैन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया परशुरामावतार, ठीक है। परशुरामावतार जिसको हम लोग परशुराम भगवान अपने यहाँ बोलते हैं, उस उनके अवतार की बात कही गई। फिर श्री रामावतार, श्री राम भगवान जो हमारे लीजेंड भगवान श्री राम है, उनके अवतार की बात कही गई। और उस अवतार को क्या कहा गया? स्किलफुल मैन बोला गया, ठीक है। स्किलफुल मैन या टूल मेकर वो लोग थे, ठीक है। भगवान राम के जमाने की जो बात आई उसमें टूल मेकर के फॉर्म में इनको कहा गया। तीसरा बात आता है बलरामावतार, ठीक है। पावरफुल मैन, बलराम आते थे ना कृष्ण भगवान वाला अवतार, तो ये क्या होता है? बलरामावतार, यानी बलशाली पुरुष की डेवलपमेंट की बात आई। फिर उसके बाद यहां पे आया कृष्णावतार, ठीक है। कृष्ण भगवान के अवतार के इमोशनल मैन, रिलीज मतलब जो संबंध बनाने वाले, जो क्या बोलते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले लोग, ठीक है, कम्युनिटी बनाने वाले लोगों का डेवलपमेंट हुआ, जिसको कृष्णावतार के नाम से माना गया। और इसमें इमोशनफुल मैन, ठीक है, और मैक ग्रुप, ये इमोशंस जहां रहेंगे वहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये जुड़ने वाले ऐसे ग्रुप का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला अवतार हुआ कल्कि अवतार, जो अभी इस समय माना जाता है कि ये जो समय आया है, कलयुग आया है, इसमें कल्कि का अवतार होगा। इसमें कुछ मूवीज वूवीज भी बनी, आप लोगों ने शायद मूवी वूवी देखा होगा कल्कि अवतार के लिए, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसको आप लोग अपने से भी देखिएगा, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप इस पे ज्यादा काम कर पाएंगे, मतलब थोड़ा इसको समझ पाएंगे। अब हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो हमको मेन पढ़ना है भैया, वो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम एक फ्लो चार्ट बनाए हैं। इस फ्लो चार्ट से समझना है कि सबसे पहले क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, कैसे कैसे डेवलपमेंट होते गए, उनको देख लेते हैं। अब सबसे पहला चीज देखते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा गया, जिसमें ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को देखते हैं हम। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें फ्री एटम देखने के लिए मिलते हैं, फ्री एटम, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये फ्री एटम थे, उनसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन हो गया ना, कंपाउंड में दो हाइड्रोजन है, वाटर, अमोनिया, और भी कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड का निर्माण हुआ। उसमें क्या बना? सिंपल शुगर बना, फैटी एसिड बने, अमीनो एसिड्स बने, नाइट्रोजन बेसेस बने, नाइट्रोजन बेसेस मतलब प्यूरिन, प्यूरिमिडिन, इन सब का निर्माण हुआ। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, जैसे पॉलीसैकेराइड बन गया, फैट बन गया, प्रोटीन बन गया, अमीनो न्यूक्लिक एसिड्स बन गए। और इनसे निर्माण हुआ किसका? ओरिजिन ऑफ प्रोबायोटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। प्रोबायोटिक मॉलिक्यूल यहां रहेगा, प्रोटोबायोटिक मॉलिक्यूल लिखा है, कहीं कहीं पे आपको प्रोटोबायोटिक भी मिलेगा या प्रोबायोटिक भी कह सकते हैं इसको। मॉलिक्यूल बना, फिर प्रोटोबायोटिक मॉलिक्यूल से प्रोकैरियोट बना, फिर उसके बाद आपका यूकैरियोट बना, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को आगे हम देखते हैं। यहां तक तो बातें होती हैं कि ये बनते हैं, ये फिर ये। हम लोग यहाँ की बातों को आगे एक बार देखते हैं कि ये कैसे बने, ठीक है। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा संभवतः, कोशिश करेंगे समझने के लिए तो समझ में आएगा। ये प्रीबायोटिक जो सेल बने थे या प्रीबायोटिक फैक्टर जो बने थे ना, और प्रीबायोटिक फैक्टर से प्रोबायोंट बने। और ये प्रोबायोंट जो थे आपके, वो दो थे, ठीक है ना। एक आपका लार्ज साइज था, ठीक है। एक मिनट, इसमें
सैकेराइड थे और दूसरा था मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे हमने लिखा है, एक बार देख लीजिएगा, इस पे हो नहीं पा रहा जगह, ठीक है ना। ये लार्ज साइज के थे और इसमें पॉलीसैकेराइड था, ठीक है, और प्रोटीन भी थे, ठीक। यहां पे ये मिक्सचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें प्रोटीन भी था प्लस फैटी एसिड थे, फैटी एसिड थे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल थे प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, इन मॉलिक्यूलों को नाम दिया गया क्वासरवेट, नाम दिया गया, इन मॉलिक्यूलों को नाम दिया गया क्वासरवेट, ठीक है ना, क्वासरवेट नाम दिया गया, ठीक। और ये मॉलिक्यूल जो थे इनको नाम दिया गया माइक्रो स्फीयर्स नाम दिया गया। एक आपका क्वासरवेट था और एक माइक्रोस्फीयर था। क्वासरवेट को हमने देखा कि आफ्टर सम टाइम, क्वासरवेट क्या थे, आफ्टर सम टाइम दे बिकम डिसॉल्व, दे बिकम डिसॉल्व, देयरफॉर दे आर नॉट प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। इनको हम क्वासरवेट को लाइफ का प्रिकर्सर नहीं कहे, लेकिन ये जो माइक्रोस्फीयर बना ये प्रिकर्सर ऑफ लाइफ था ना। प्रिकर्सर ऑफ लाइफ क्यों था, क्योंकि इसमें ये बाहर ये फैट का बना हुआ था और ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा था और ये डिवीजन भी करते हुए दिखाई दिया, ये आपको डिवीजन भी करते हुए दिखाई दिया, ये डिवीजन कर रहा था और डिवीजन करके नए सेल भी बना रहे थे। तो जब नए सेल बना रहे थे तो ये सेल की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए माइक्रोस्फीयर को प्रिकर्सर ऑफ लाइफ कहा गया और इनको प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं कहा गया। यानी क्वासरवेट आर नॉट कंसीडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ बिकॉज द क्वासरवेट डिसॉल्व, क्वासरवेट आर डिसॉल्व बट microsphere are not dissolved, they behave just like a living cell because of they absorb the ग्लूकोज एंड हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, और डिवीजन करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर देखी गई, देयरफॉर दीज आर कंसीडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। तो यहां तक हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने इसके पहले का देखा था, इसके पहले देखा था कि ये फ्री एटम से, ठीक है, इनऑर्गेनिक्स बने, इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक बना, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से प्रोटोबायोंट बना। अब प्रोटोबायोंट आपके दो तरीके के थे, क्वासरवेट और माइक्रोस्फीयर। और क्वासरवेट और माइक्रोस्फीयर में से अगर पूछे कि लाइफ का प्रिकर्सर कौन है, जीवन का प्रिकर्सर कौन है, सेल किससे बना, तो आपके माइक्रोस्फीयर से सेल बने। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहे थे और डिवीजन करने की कैपेबिलिटी, यानी डिवीजन कर रहे थे, और ये क्वासरवेट डिसॉल्व हो जा रहा था कुछ समय के बाद। चले आगे, आगे हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। द इवोल्यूशन परफॉर्म्ड, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द प्रोसेस through which genetic variation arise in the population and over time lead to change morphological, physiological and behavioral and utility, the formation of new species, ठीक है। यानी इवोल्यूशन इवोल्यूशन हमेशा होने वाली, ओवर टाइम, ठीक है ना, हमेशा होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें किसी नए स्पीसीज की उत्पत्ति होती है या किसी ऑर्गेनिज्म में मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। आगे बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट है तो कॉमन एंसेस्टरी है, नेचुरल सिलेक्शन है, स्पेसिएशन है,
डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। हम कॉमन एंसेस्टरी की बात करते हैं। कॉमन एंसेस्टरी का मतलब क्या है कि अगर कोई एक कॉमन एंसेस्टर ये है, ए है, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर है, और कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्मों का निर्माण हुआ उनके हैबिटेट के बेस पे ना, उनके वास स्थान के बेस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्मों का निर्माण हुआ, इनको हम कॉमन एंसेस्टरी कहते हैं। और इस तरह के इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और प्रक्रिया को डाइवर्जेंस, ये कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स शो कॉमन एंसेस्टरी एंड इवोल्यूशन प्रोसेस causes डाइवर्जेंस ना। कॉमन एंसेस्टरी का मतलब है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो देखिए एक जगह पे रहता है और यहां से निकल निकल के बाहर अलग अलग जगहों पे जाते हैं लोग या ऑर्गेनिज्म जाते हैं, उनके क्या बोल सकते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग वहां से छोड़ के अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहां अलग अलग तरीके से वहां के वास स्थान के हिसाब से वो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह का अगर इवोल्यूशन होता है तो उस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग डाइवर्जेंस इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस इवोल्यूशन कहते हैं। ये कॉमन एंसेस्टरी के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। दूसरी बात है नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये भी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि प्रकृति जिसको सेलेक्ट करेगी वही आगे जाके डेवलप करेगा, वही आगे जाके विकसित होगा। जैसे यहां पे देख लेते हैं कि प्रकृति किसको सेलेक्ट करती है, ऑर्गेनिज्म बेटर एडॉप्टेड, हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऑर्गेनिज्म बेटर एडॉप्टेड टू द इन्वायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अडॉप्ट करने की बहुत बढ़िया क्षमता होगी, जिसके अंदर अडॉप्ट करने की बड़ी अच्छी क्षमता होगी, वो आगे चल के सर्वाइव करेगा और वहीं आगे चल के रिप्रोडक्शन करेगा और उन्हीं का आगे चल के जनरेशन चलेगा। जो एडॉप्टेबिलिटी जिनके अंदर नहीं रहेगी वो ना तो सर्वाइव करेंगे, ना ही उनकी आगे की पीढ़ी चलेगी, या ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे। स्पेसिएशन ड्यू टू जेनेटिक चेंज एक्युमुलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ना। अगर कोई जेनेटिक चेंज होता है, जेनेटिक चेंज, अब जैसे ह्यूगो डिब्रीज ने कहा कि म्यूटेशन के वजह से जेनेटिक चेंज होता है, तो जेनेटिक चेंज कई तरीके से हो सकते हैं। अगर जेनेटिक चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन, तो नए स्पीसीज की उत्पत्ति होती है और वो जेनेटिक चेंज एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है और लीड करता है नए जनरेशन को। आगे करते हैं, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, दीज चेंज एक्युमुलेट ओवर द जनरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई बेबी पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं या जो बच्चे ऑफस्प्रिंग हमारे आ रहे हैं या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेबीज हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो बेबीज क्या कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा मोड़ा चेंज होते हैं और वो यही चेंज एक तरह का आगे चल के जब ये एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तो आगे चल के इवोल्यूशनरी चेंज करेगा। तो इवोल्यूशन क्या है, कह सकते हैं कि इवोल्यूशन निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। एकाएक इवोल्यूशन नहीं होता कि अभी आज हम जा रहे हैं और फटाक से बदल के दूसरे रूप में आ गए ना। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, इवोल्यूशन कहा जाता है ना कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम आगे देखते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड नियो डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं इसको। आगे, देयर आर फॉलोइंग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इसको नियो डार्विनिज्म कहेंगे। और कई सारे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हैं, क्या क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, जीन के अंदर वेरिएशन का आना भी एक तरह, इसको भी मॉडर्न कंसेप्ट के अंतर्गत रखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, स्पेसिएशन, ये सब। अब कई सारे कंसेप्टों को एक साथ उठा के रख देते हैं। मॉडर्निटी का मतलब तो यही है कि इनका 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 सबका उठा के एक जगह रख दो और उसको अपने तरफ से एक थ्योरी बना के प्रस्तुत कर दो। दीज आर द मॉडर्न कंसेप्ट।
मॉडर्न लोग तो यही भी कर रहे हैं ना आजकल, आप लोग भी तो मॉडर्न नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये आप समझिए, ये इसमें से आपको शॉर्ट नोट में भी आता है, शॉर्ट नोट में आता है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, फोर्थ सेमेस्टर को ना, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम जो होने वाले हैं अभी, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल में इनकी फाइल बनानी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा क्या है, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है भाई, पैरेलल इवोल्यूशन है, माइक्रो इवोल्यूशन है, मैक्रो इवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन है इसमें कई सारे इवोल्यूशन देख रहे हैं, तो इन पे भी देखिए शॉर्ट नोट आया है, इन पे भी ये इंपॉर्टेंट है, इन पे भी शॉर्ट नोट आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन पे भी शॉर्ट नोट आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे भी शॉर्ट नोट आया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट। कारण ये है कि इनके दूसरे दूसरे नाम है, जैसे एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, और फिर ये फोर्स ऑफ इवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में वो भी मिलेगा। अब देखिए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, एकदम अच्छे तरीके से एक बात में समझ लीजिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई हैबिटेट है, एक कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में और इसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे एरिया हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और इधर क्या हुआ, एडवर्स कंडीशन किसी वजह से आ गया, यहाँ पे किसी वजह से एडवर्स कंडीशन आ गए, ठीक है, इस एरिया में कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, इस एरिया में कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, इस एरिया में कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, इधर भी कोई एडवर्स कंडीशन आ गए, इधर भी कोई एडवर्स कंडीशन आ गए, यहाँ ये सब एडवर्स कंडीशन आ गए। अब एडवर्स कंडीशन आने के बाद यहां से ऑर्गेनिज्म, इधर भी कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, यहां से ऑर्गेनिज्म क्या करना है, यहां से ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, यहां से ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, किधर की तरफ मूव करेगा, यहां से ऑर्गेनिज्म मूव करेगा इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। यहां से सब मूव कर जाएंगे यहाँ पे सब मूव कर जाएंगे यहाँ पे, हाँ, सब जने यहाँ मूव कर गए। अब सब जने यहाँ मूव कर गए और ये जो एरिया था उसका एरिया का नाम था पी, ये एरिया का नाम क्या था, ये एरिया का नाम है भैया पी। अब सब पी एरिया में आ गए। अब पी एरिया में अब ये यहाँ किस तरीके की जिंदगी जीते थे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आने के बाद इस हैबिटेट की स्थिति जो रहेगी, इस एरिया की स्थिति जो रहेगी उसके हिसाब से सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है, उसके हिसाब से सब लोग यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई वहां चलता था, कोई दौड़ता था, कोई पैदल चलता था, कोई रेंगता था, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी करता था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ का हैबिटेट ऐसा है कि यहाँ जब तक आप उड़ेंगे नहीं तब तक सरवाइव नहीं करेंगे, तो यहाँ सबने उड़ना सीख लिया, या मतलब समझ में आया, यहाँ सबने, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज या कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो अपने घर आप पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हैं, कोई लेट के पढ़ता, कोई बैठ के पढ़ता, कोई सो के पढ़ता, कोई खड़ा होकर पढ़ता, कोई बोल के पढ़ता, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी डिसिप्लिन में जाते हैं, तो वहां आप हर तरीके के अलग अलग ढंग से रहने वाले लोग एक ढंग में रहना शुरू कर जाते हैं, यानी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस तरह का अगर परिवर्तन आप शो करते हैं तो आपको कहा जाएगा दीज आर अंडरगोइंग ऑन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है भैया, बोलो। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वह एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो एनालॉगस ऑर्गन होता है। एनालॉगस ऑर्गन आपने पढ़ा है, एनालॉगस ऑर्गन पढ़ा है कि क्या है, कि उनकी ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम रहेगा। ओरिजिन डिफरेंट क्योंकि अलग अलग जगहों पे। अब देख लीजिए इसको, द डिफरेंट एंसेस्टर सिमिलर एडॉप्टेशन कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट एंसेस्टर
मतलब ये सब अलग अलग ये हैं, इनके एंसेस्टर हैं, लेकिन सब आके एक जगह आ गए। सब लोग कहाँ आ गए? एक जगह आ गए। तो अगर ये सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो इन तरह के इवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और इट इट इज रिजल्टिंग इन द एनालॉगस ऑर्गन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को चेंज करके पूछ दिया कि व्हाट इज द एनालॉगस ऑर्गन, तो आप यही डिफिनेशन लिख देंगे, डिफरेंट एंसेस्टर सिमिलर एडाप्टेशन, सिंपल सा बात। और कहीं कहीं पे आर्गन को हम कहेंगे, अब तो ये आर्गन तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आ गया, आर्गन कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बता देंगे कि उनके आर्गन जो होंगे डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। आर्गन, अब इसके एग्जाम्पल देख ले भैया। तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। चलो आगे एग्जाम्पल देखें। विंग ऑफ बैट, बर्ड एंड बटरफ्लाई, ये तीनों के एंसेस्टर अलग अलग हैं। बर्ड जो है वो एवीज है, ठीक है। सॉरी, बैट जो है वो मैमल है, मैमल है, ठीक है। बर्ड जो है वो एवीज है, मतलब इनके क्लास भी अलग हैं। और बटरफ्लाई जो है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। अब ये आर्थ्रोपोडा है, सबके एंसेस्टर अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सब उड़ते हैं, सब उड़ते हैं, देख लो यहाँ पे सब उड़ते हैं। और इनके अंग जो है वो सबके ओरिजिन अलग अलग हैं। इनके 4 लिम्ब मॉडिफाई हो जाते हैं विंग के फॉर्म में, ठीक है ना। इनके इनके थोरैसिक रीजन से विंग्स निकलते हैं, ठीक है ना। इनके 4 लिम्ब से विंग्स निकलते हैं। तो इनके क्या है? ओरिजिन अलग अलग हैं और फंक्शन क्या है? इनके सेम है, डिफरेंट एंसेस्टरी शो कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हमारी बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए बस 1 मिनट में। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या कह रहा है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की एक ये एरिया है भाई, क्या है? एक ये एरिया है और इस एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस एरिया में रहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसा व्यवहार शो करते हैं इस एरिया में। इनमें रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसा व्यवहार शो करते हैं इस एरिया में, ठीक है। अब क्या हुआ? इस एरिया में कोई डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई इस एरिया में, इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई और इस एरिया को छोड़ के सबको यहां से जाना पड़ा, ठीक है। और ये जहां जहां गए उस एरिया के हिसाब से, मतलब इधर चले गए, कोई यहाँ चला गया, 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 कोई यहाँ चला गया। और हर लोग अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग रूप में डेवलप हुए और उस एरिया जहां गए वहां के हिसाब से अपना जीवन यापन या अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन शो किया। तो उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप सब लोग एक इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ते हैं और यहां से फिर एक इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एरिया मान लीजिए, और इस एरिया से आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कोई प्राइमरी का मास्टर बनता है, कोई इंटर कॉलेज का बनता है, कोई डिग्री कॉलेज का बनता है, कोई कॉरपोरेट सेक्टर में चला जाता है, कोई बैंकिंग में चला जाता है, कोई फोर्स में चला जाता है, डिफेंस सिस्टम में चला जाता है। तो सबका काम अलग अलग हो जाता है सब एक ही जगह के। तो वो डाइवर्स वैरायटीज हो जाती हैं उनके, उनके काम क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग हो जाने के वजह से उस तरह के इवोल्यूशन को हम लोगों ने कह दिया क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है भैया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है तो जो अंग बनेंगे वो ऑर्गन क्या कहे जाएंगे? होमोलॉगस ऑर्गन कहे जाएंगे। और कन्वर्जेंट जो होगा वो एनालॉगस कहा जाएगा। अब देखिएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन refer to the process where two or more related species come
more dissimilar over time, usually due to different environment or ecological niche। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो कॉमन एंसेस्टरी, यहाँ एंसेस्टर क्या होंगे बताया ना कि यहाँ पे एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे इनके, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टरी है, ये कॉमन एंसेस्टर हैं। ठीक है भैया, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर हैं। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर हैं और इन कॉमन एंसेस्टरी से डिफरेंट स्पीसीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनको हम यहां पे देख लेते हैं, कर रहा है डेफिनेशन में, द स्पीसीज शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टरी इवॉल्व डिफरेंट एडाप्टेशन ना, डिफरेंट एडाप्टेशन। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री से इवॉल्व होता है अलग अलग तरह के एडाप्टेशन वाले ऑर्गेनिज्मों का। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, स्ट्रक्चर विथ कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ऑर्गन सेम रहेगा, एक ही जगह से बन रहा है लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। और एनालॉगस में क्या था कि ऑर्गन अलग अलग जगहों से बन रहा है और काम एक कर रहा है, यहाँ काम डिफरेंट हो जा रहा है, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डार्विन फिंचेज, ये डार्विन फिंचेज क्या है ना, डार्विन ने क्या किया था, गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने घूमने गए थे। ठीक है, बताएंगे इनके बारे में आगे है। गैलापागोस आइलैंड पे घूमने गए थे जहाज से, जो जल यात्रा उनका था। उस जल यात्रा के दौरान उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे देखा कि कुछ बर्ड के समूह हैं जो अपने एडॉप्टेशन के हिसाब से, गैलापागोस आइलैंड कुल 19 आइलैंडों का समूह है, तो अलग अलग देखे कि अलग अलग आइलैंडों पे बर्डों को देखा और देखा कि सब प्रजाति उनकी एक ही है ना, मतलब उनके एंसेस्टर एक ही रहे हैं और वो केवल अपने अलग अलग जगहों पे रहने की वजह से खाने के हिसाब खाना वहां अलग अलग मिला, जिसके वजह से उनके चोंचों, जो चोंच थे बर्ड के, जो चोंच थे वो क्या हो गए, अलग अलग थे। ठीक है ना, चिड़िया एक थी, उनके चोंच क्या थे, विभिन्न अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है ना, तो ये कह रहा है वेरिएशन इन द वीक शेप। आगे दूसरा एग्जांपल है, 4 लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल, बैट। ये सब ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर इनके क्या होंगे, सेम होंगे, सेम बेसिक स्ट्रक्चर देगा, सेम बेसिक स्ट्रक्चर और डिफरेंट इन फंक्शन, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उनको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। हमने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देखो मार्सुपियल, ठीक है, मार्सुपियल रेडिएशन कैसे हो रहा है, मार्सुपियल वाले मैमल थे और उनके अंदर परिवर्तन हुआ है। ये छोटा सा एक डायग्राम है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गैलापागोस आइलैंड वाला हमने यहाँ पे डायग्राम आपको दिया है चोंच का। अलग अलग यहाँ पे क्या है, बर्ड हैं और उनके चोंच के हिसाब से उनकी वैरायटी या प्रजाति बदल गई है। और देखा गया है ना, फिंचेस फ्रॉम द गैलापागोस आइलैंड, तो इनके चोंच और ये सारी चीज एक बार इनको देख लीजिएंगे आप। दूसरा बात कर रहा है ह्यूमन का हैंड ना, सबकी ओरिजिन सेम है लेकिन काम क्या है इनके, डिफरेंट हैं। ह्यूमन का हैंड, डॉग है, बैट है, वेल है, चीता का भी देख लेंगे तो चीता है, सबका काम क्या है, अलग अलग है। हम लोगों का काम है पकड़ने का काम करना, इसका काम है डॉग का काम है दौड़ना, बर्ड का काम है फ्लाइंग करना और वेल का काम है फ्लैपिंग करना, चीता का काम है भी दौड़ना। चीता इसमें डायग्राम में नहीं दिया है लेकिन मान लेते हैं। पैरेलल इवोल्यूशन की बात करते हैं कि पैरेलल इवोल्यूशन क्या है। पैरेलल इवोल्यूशन वह इवोल्यूशन है ना, उस तरह का इवोल्यूशन है, ये तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट का हो गया। अब जैसे कोई मॉडिफिकेशन हमारे अंदर हो रहा है तो हमारे ही जैसा दूर एडजेसेंट कोई ऑर्गेनिज्म बैठा है, जो परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है वही परिवर्तन इधर हो रहा है।
फिर वही परिवर्तन एक इधर हो रहा है, तो उसी तरह का परिवर्तन यहाँ भी हो रहा है, वही परिवर्तन यहाँ हो रहा है, तो वही परिवर्तन यहाँ हो रहा है। दीज आर द पैरेलल, इसको पैरेलल इवोल्यूशन के अंतर्गत कंसिडराइज कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। द पैरेलल इवोल्यूशन रिफर टू द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, refer to the independent evolution of similar trait, independent evolution of similar trait, unrelated or are distantly related species, distantly related species that are subjected to similar environmental प्रेशर ना। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो सिमिलर इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक तरह के वातावरण में रहते हैं, उनके अंदर होने वाले परिवर्तन को हम पैरेलल इवोल्यूशन के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। जैसे हमने अभी बताया, सिमिलर ट्रेट, जैसे ये नहीं मतलब ये कह रहे हैं ना कि एक ही स्पीसीज में नहीं होगा, वो अलग अलग स्पीसीज में वैसा ही परिवर्तन सेम में होता जा रहा है। जैसे अगर किसी मतलब कोई बर्ड है, उसके बर्ड के चोंच में परिवर्तन, अगर कोई कॉमन बर्ड जो हमारे यहाँ पाई जा रही गौरैया है मान लीजिए, उसके अंदर हो रहा है, तो उसी की तरह सिमिलर बर्ड है जो उसी हैबिटेट में रहती है, तो उसके अंदर भी परिवर्तन हो गया ना, दोनों स्पीसीज में साथ साथ परिवर्तन होता चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, सिमिलर ट्रेट इन आइसोलेटेड स्पीसीज इवॉल्विंग इंडिपेंडेंट कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका है मार्सुपियल मोल, ठीक है, और प्लेसेंटल मोल। ठीक, दोनों अलग अलग हैं ना, दोनों अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर मार्सुपियल डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, आगे इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार अब। नेक्स्ट, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है कि इनके अंदर परिवर्तन हुआ तो वैसा परिवर्तन इधर, या इधर हुआ तो वैसा परिवर्तन यहां। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं, इनको भी आप एक बार देख लेंगे। ये आप एग्जाम में बनाएंगे नहीं, बस समझने के लिए दिया गया। अब बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन की, बात करते हैं कि ये माइक्रो इवोल्यूशन क्या है। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे या छोटे से पॉपुलेशन में होने वाला इवोल्यूशनरी चेंज ना, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखेंगे यहां पे, तो यहां कह रहा है स्मॉल स्केल चेंजेस विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ फ्यू जनरेशन ना, थोड़े मोड़े जनरेशन, यानी कुछ जनरेशन तक कुछ परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है ना, उस प्लांट के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, या उस प्लांट के ऊपर कोई और भी ग्रो कर रहा है, ये प्लांट है, ठीक है ना, हमने इस पे कोई पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू किया और कुछ समय तक इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमने इसके ऊपर किया, तो इसके ऊपर पाए जाने वाला जो माइक्रोब्स था, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई ये माइक्रोब्स पाया जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इसका जनरेशन, इसके ऊपर ये ग्रो किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने कुछ समय के बाद देखा, तो ये प्लांट तो था, लेकिन वो माइक्रोब जो इसी के ऊपर सरवाइव करता था, इस पेस्टिसाइड के छिड़काव के वजह से इसके ऊपर से वो माइक्रोब्स गायब हो गया, यानी इसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई, और इसके ऊपर एक और माइक्रोब ग्रो करता था, ये वाला छोटा सा मान लीजिए, तो हमने इसके लिए दवाई, इसके लिए पेस्टिसाइड डाला था, तो ये तो मर गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, पूरी तरीके से फिर से ये जब उसको मौका मिला तो इसके ऊपर ये बहुत तेजी से ग्रो कर गया। ठीक है, ये ग्रो कर गया। ठीक है, तो एक जन तो खत्म हुए, और दूसरे जन जो उस समय बहुत मामूली से थे, नहीं के बराबर थे, तो जब दूसरे जन को मौका मिला तो ये दूसरे जन बहुत तेजी से इसके ऊपर ग्रो कर दिया। उसी तरीके से है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी या रेजिस्टेंस। कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक पहले फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक लेते थे, अब उस फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक को हम खाते हैं तो हमें इफेक्ट उसका नहीं पड़ता, यानी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम करता था वो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। तीसरा है पेपर मॉथ। अब देखिएगा, पेपर मॉथ वाला एग्जांपल ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी आपका पूछा है। ठीक है,
इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन के आता है, सॉरी इंडस्ट्रियल मिलानिज्म कह सकते हैं इसको। अब देखिए ये है क्या, क्या कहना चाहता है ये। आगे आगे बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। तो एक हमने बात कर लिया माइक्रो इवोल्यूशन में, बता दिया आप लोगों को। अब देखिए माइक्रो इवोल्यूशन में ये एक इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की जाती है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए पेपर मॉथ दो तरीके के थे। एक थे आपके व्हाइट पेपर मॉथ थे, व्हाइट पेपर मॉथ थे, और एक ग्रे पेपर मॉथ थे, ठीक है ना। तो व्हाइट पेपर मॉथ सॉरी ब्लैक पेपर मॉथ थे, ग्रे नहीं कर लेंगे। ग्रे पेपर मॉथ थे, ठीक है ना। क्या है ये देखिएगा, तो व्हाइट पेपर मॉथ थे और ब्लैक पेपर मॉथ थे, और उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग चेंज करके किया है। तो जब व्हाइट पेपर मॉथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले, ठीक है, ब्लैक पेपर मॉथ, ब्लैक जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा एरिया बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो प्लांट्स हैं, ये दो प्लांट हैं, ठीक है। एक पे आपके ब्लैक पेपर मॉथ बैठे हुए हैं, ये ब्लैक पेपर मॉथ हैं, समझिएगा, ब्लैक पेपर मॉथ ऐसे बैठे हुए हैं। ब्लैक पेपर मॉथ बैठे हुए हैं, और इसी पे क्या है, व्हाइट पेपर मॉथ भी बैठे हुए हैं। हमने व्हाइट भी बैठा दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, व्हाइट पेपर मॉथ है, आपको नहीं दिखेगा ना। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रीज नहीं आए थे, तो व्हाइट पेपर मॉथ जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, हमने इनको इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये हैं कहाँ पे, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे व्हाइट पेपर मॉथ है, यहाँ पे व्हाइट पेपर मॉथ है, यहाँ पे। तो बर्ड जब आती थी तो इन व्हाइट पेपर मॉथ को नहीं देख पाती थी। जब बर्ड आई व्हाइट पेपर मॉथ को नहीं देख पाई, तो क्या हुआ, इन्होंने ब्लैक पेपर मॉथ को क्या कर दिया, खाना शुरू कर दिया। ब्लैक पेपर मॉथ को ऐसे खाना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या हो गए, ब्लैक पेपर मॉथ खत्म हो गए, और व्हाइट पेपर मॉथ क्या थे, बड़ी तेजी से ग्रो किए प्लांट पे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब ये हुआ कि ये पूरा प्लांट जो था वो ब्लैक हो गया, इंडस्ट्रीज से की वजह से प्लांट क्या हो गया, ब्लैक हो गए। अब जब प्लांट ये पूरे ब्लैक हो गए, तब हुआ क्या था ये देखेंगे हम। प्लांट ब्लैक हो गए तो इसमें पेपर मॉथ आए ब्लैक वाले, देखिए ब्लैक वाले यहाँ बैठ गए। ब्लैक वालों को हम बैठा दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ बैठा रहे हैं वो बता रहे हैं। जैसे मान लो ब्लैक पेपर मॉथ यहाँ बैठा है, ब्लैक पेपर मॉथ यहाँ बैठा है, यहाँ 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 ब्लैक पेपर मॉथ बैठा है। और व्हाइट पेपर मॉथ देखिए, व्हाइट पेपर मॉथ का क्या हुआ, न्यूट्रल सिलेक्शन हो गया। व्हाइट पेपर मॉथ जो अभी कुछ देर पहले बहुत तेजी के साथ फैल गए, वो व्हाइट पेपर मॉथ अब बर्ड के द्वारा पहचान लिए जाने लगे। बर्ड ने उनको पहचान लिया कि ये कहां बैठे हैं, और बर्ड ने इनको चुन चुन के क्या कर गई, बर्ड इनको चुन चुन के खा गई। और खाने की वजह से किसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, ब्लैक पेपर मॉथ जो थे उनका नंबर इंक्रीज कर गया, जबकि यहां पे ब्लैक पेपर मॉथ का नंबर डिक्रीज कर गया था। और यहां पे व्हाइट पेपर मॉथ जो थे, व्हाइट बढ़ा था, ब्लैक घटा था। लेकिन यहां पे क्या हो गया, व्हाइट क्या हो गया, यहां पे व्हाइट घटेगा, व्हाइट घट गया, और ब्लैक वाला क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक तरह का माइक्रो इवोल्यूशन ही था, क्योंकि हर जगह पे ये नहीं देखने के लिए मिला, ये पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए मिला। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल आपको मिलेनिज्म था, इसके एग्जाम्पल हैं ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये नीट के भी जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से हम अगर मानना चाहें तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
तो ये इसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि ग्रीन वाले को ये ढूंढ ढूंढ के खा जा रही है, इनका डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन जो है वो लार्ज स्केल इवोल्यूशन है। मैक्रो इवोल्यूशन बड़े लेवल पे होने वाला इवोल्यूशन है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरी की पूरी प्रजाति ही बदल जाती है। मतलब ओरिजिन ऑफ बर्ड, ओरिजिन ऑफ फिश, ओरिजिन ऑफ मैमल, ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैमल, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल, ओरिजिन ऑफ फिश, मतलब एक प्रजाति कोई बनेगी। तो ये बड़े लेवल पे, यानी लार्ज स्केल चेंज दैट लीड टू न्यू टेक्सा ओवर द लॉन्ग पीरियड, ओवर द लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ओरिजिन ऑफ मैमल, ओरिजिन ऑफ बर्ड, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, ये इनके अंतर्गत। जैसे अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्रो इवोल्यूशन ना, जैसे मान लीजिए मैक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर से आर्थ्रोपोडा, फिर फिश बना, फिर रेप्टाइल बना, फिर ये बने, फिर ह्यूमन मैमल बने, फिर ह्यूमन बने। माइक्रो इवोल्यूशन में ये क्या है, ठीक है ना, डॉग है की प्रजाति है, जंगली डॉग से फॉक्स बना, वुल बना, ठीक है ना, कुत्तों की बहुत सारी प्रजातियां बनी, ये सारी चीजें बन गए। अब हम आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर नॉट जस्ट फंक्शनल मॉलिक्यूल, दे आल्सो कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये कहता है कि प्रोटीन जो है और न्यूक्लिक एसिड जो है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एक फंक्शनल मॉलिक्यूल ही नहीं है, इनके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी किए होते हैं और इंफॉर्मेशन कैरी किए होते हैं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हमें बताते हैं कि हमारा इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। आगे बात करते हैं, दीज मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन referred to as a molecule, referred to as a molecular fossil because preserve the genetic change that has accumulated over the time and can be reconstructed to study the phylogeny of life. Okay, अब बात करते हैं कि बना कैसे, क्या अब इसमें इवोल्यूशन इनके कैसे हुए होंगे। तो सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड आया, ये आरएनपी वर्ल्ड आया। आरएनए वर्ल्ड का मतलब आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बना, आरएनपी मतलब आरएनए और प्रोटीन बने, आरएनए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बना, फिर आरएनए डीएनए बने, और फिर लास्टली प्रोटीन वर्ल्ड देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इन चीजों से क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं, इवोल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन प्रोटीन सीक्वेंस ड्यू टू चेंज इन द डीएनए। आगे बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक इज साइंस ऑफ यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे डीएनए सीक्वेंस में एम्प्टी डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए। एम्प्टी डीएनए मतलब डीएनए जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और न्यूक्लियर डीएनए, दो तरह के डीएनए हमें मिले, सीपी डीएनए, एम्प्टी डीएनए यानी ऑर्गेनेलर डीएनए कह सकते हैं, और न्यूक्लियर डीएनए। कुछ डीएनए ऑर्गेनेल में होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दूसरा है आरएनए सीक्वेंस में राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, हिस्टोन, इन सब का इवोल्यूशन हुआ। आगे कंजर्व सीक्वेंस आर द रीजन इन डीएनए प्रोटीन दैट शो वेरी लिटिल वेरिएशन अक्रॉस स्पीसीज। ओके, कुछ कंजर्व सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्मों में पाए जाते हैं। कुछ कंजर्व प्रोटीन है जिनको हम देख के ये बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ये ऑर्गेनिज्म ही हो सकते हैं। उसके बाद करते हैं, ये मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। दिस रीजन इज obtain evolve the essential function
और ये जो है क्या करते हैं, डीएनए का और सॉरी एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दीज आर द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दीज आर द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें क्या है, लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। अब ये जो आपका इवोल्यूशन की थ्योरी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लैमार्किज्म पूछता है, डार्विनिज्म पूछता है। अब लैमार्क डार्विन के बारे में इससे पहले भी पढ़े थे, लेकिन वो छोटे छोटे कंसेप्ट उनके लिए था। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़े से डिटेल बातें मिल जाएंगी। हम देखते हैं लैमार्किज्म क्या है ना। लैमार्क की बात आती है ना, तो लैमार्क की बात आती है तो सबसे पहला बात आता है, आपको ये याद रखना है कि लैमार्क की जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क की जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो कह रहा है कि लैमार्किज्म इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आगे, लैमार्किज्म इज द फर्स्ट थ्योरी। ये वाली बात याद रखना है कि लैमार्क और डार्विन में, तो लैमार्क की थ्योरी पहली थ्योरी थी। लैमार्किज्म इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क, जिसको जेबीडी लैमार्क ने प्रपोज किया था। इसका नाम, इनका पूरा नाम होता है जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ही वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, यह फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, यानी फ्रेंच के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं द बुक, इनके बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजी क्यू, वाज पब्लिश्ड इन 1809 यानी 1809। द लैमार्किज्म स्टेट दैट, लैमार्किज्म कहता क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स, इवोल्यूशन उसके अंदर होता है जिसके अंदर खुद इवोल्यूशन कराने की क्षमता होती है, इच्छा शक्ति होती है, वही इवोल्यूशन, उसी के अंदर परिवर्तन होगा। और परिवर्तन उसके अंदर नहीं होगा जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं। जैसे आप ही लोग में से जो करना चाहेगा वही करेगा, जो पढ़ना चाहेगा वही पढ़ेगा, जो किसी काम को करने की इच्छा होगी वही करेगा, सब किसी काम को नहीं करेगा। ठीक है, तो पढ़ता तो सब है लेकिन सक्सेस सब नहीं होता। सक्सेस का मतलब बहुत बड़ा होता है ना, क्या कह दिया, उसका अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है। कोई को सरकारी नौकरी मिल गया तो वो सक्सेस है ना, कोई बिजनेस करके सक्सेस है ना, कोई शादी करके सक्सेस है। सबका अपना अपना कंसेप्ट है कि वो कैसे सक्सेस होना चाहता है, तो उस पर कोई बात ही नहीं करना। हाँ, इंटरनल वाइटल फोर्स, अगर आपको विकास करना है, अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, तो आपके अंदर खुद की इच्छा हो सकती होनी चाहिए। जैसे आपका कोई एम है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, ये नहीं किसी दूसरे की इच्छा से हम सक्सेस हो जाएंगे। आगे, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है और नई चीजों की इच्छा होती है, नई चीजें मिलती हैं उससे। अगर हमें हमारी इच्छा होती है तो हम नई चीज, जैसे हम मान लीजिए आज 2020 उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था। ठीक है, ठीक ठाक चला, अच्छे से चला, फिर हम लोगों को लगा कि अरे ऑफलाइन का कोई तोड़ ही नहीं है, ऑनलाइन बंद कर दो। अगर शायद कंटिन्यू रहा होता तो आज इसकी रिचनेस कुछ और रही होती, लेकिन आज फिर वापस करने की कोशिश किया, तो हम लोगों ने फिर वापस करने की कोशिश किया है, तो देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है। लेकिन करेंगे तो अंदर ये है, इंटरनल वाइटल फोर्स है कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे करने से तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, उसमें करना बेसिकली सामने वाले को है। पहले हमारे करने से सब कुछ होता था, लेकिन अब हम लोग करने से सब कुछ नहीं होता, जमाना बदल चुका है। नहीं, पहले के जमाने के लोगों को देखो, पहले का जो युग था, ठीक है, उसमें लोग क्या करते थे, जानवरों को हैंडल करते थे। जानवर जैसे घोड़ा गाड़ी, बुलक बैलगाड़ी, हाथी गाड़ी, ठीक है, ऊंट गाड़ी, ऐसे बहुत सारे वाहन हुआ करते थे, लोग कंट्रोल करते थे। लोग बैल खरीदते थे, गधा खरीदते थे, घोड़ा खरीदते थे, हाथी खरीदते थे, तो लोग कहते थे उनके पास इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने ही हैं। वक्त बदला तो लोग आदमियों को मतलब जिनके पास जितने लोग होते थे जितने लोग होते थे, मतलब जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं तो इनके पास बहुत सारे लोग हैं, तो आज ये राजा हैं। ठीक है, पहले बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, संसाधन हुआ करते थे, वो राजा होते थे।
अब आने वाला दौर है वो टेक्निक का युग है, जिसको जितना टेक्निक चलाने आएगा वो राज करेगा। भाई हम लोग तो उस वाले से इस वाले एज में आ रहे हैं। हम लोग आज जब मनुष्यों की संख्या ज्यादा होती थी वो राजा था, तो एक समय मनुष्यों की संख्या हम लोगों के पास भी ज्यादा थी, हम लोग भी राजा थे। तो अब इस समय जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा रहेंगे, जिसके लाइक्स ज्यादा रहेंगे, जिसके फॉलोअर ज्यादा रहेंगे, यानी टेक्निकली जो ज्यादा लोग रहेंगे, उसके साथ कोई खड़ा है उससे मतलब नहीं है, तो वो राज करेगा। तो वही राज कर रहा है और उसी को लोग आज अच्छा समझ रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अगर सब सपोर्ट करेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। तो युग की बात है, युग बदल रहा है, ट्रांजिशन स्टेज आ रहा है, मानव युग से मॉडर्न युग आ रहा है, मानव युग से टेक्निकल युग आ रहा है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करिएगा, टेक्निक्स सीखिए। टेक्निक्स नहीं आता है तो टेक्निक्स सीखिए, चलाइए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, और ये मत सोचिए कि छोड़िए रहने दो, बाद में फिर वो वाला युग आ जाएगा, वो युग संभावनाएं कम है, क्योंकि टेक्निक, एआई, दुनियादारी इतनी आ रही है ना कि यही युग को चलाएगा। आप लोग भी उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कि जिसके लाइक सब्सक्राइब ज्यादा है वो ज्यादा बेहतरीन होगा। आगे देखते हैं, छोड़ो। यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, जिस अंग का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे वो ज्यादा विकसित होगा, जिसका अंग का इस्तेमाल हम कम करेंगे वो कम विकसित होगा, ऐसा लैमार्क कहते थे। आगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनका अंत, ये इनका क्या था, अगला इनके जो थ्योरीज थे, स्टेटमेंट थे, वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था, इनके अगले स्टेटमेंट थे, ठीक। आगे इन्होंने बेसिकली माना, कहा जाता है कि किस पे काम किया था, तो इन्होंने जिराफ पे काम किया था। इनके हिसाब से, यानी लैमार्क सर के हिसाब से, जिराफ के गर्दन छोटे हुआ करते थे और नेचुरल डिजास्टर आने के वजह से घास के मैदान जो थे वो सूख गए, और घास के मैदान सूखने के वजह से जिराफ अपने गर्दन को उठा के और पैर, गर्दन को उचका के पैर को उठा के पेड़ के पत्तों को खाना शुरू किया, और पेड़ के पत्तों को खाने के शुरुआत में मतलब खाने से इनके गर्दन लंबे हो गए और पैर लंबे हो गए, और ऐसे कुछ इस तरीके का परिवर्तन हुआ। नहीं, तो ये बात तो लैमार्क ने कहा, लेकिन ये बातों में बहुत ज्यादा सत्यता, लैमार्क सर ने कहा इन बातों को, लेकिन बहुत ज्यादा सत्यता इसमें नहीं थी, क्योंकि इनकी बातों को गलत साबित किया था विस्मैन सर ने, ठीक है ना। अब भाई हम लोग भी तो इतने दिनों से चल रहे हैं, चलते 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 या तो हम लोगों के पैर बहुत लंबे हो जाने चाहिए, तो बहुत घसीट जाने चाहिए, आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दिनों से लिखने पढ़ने में हाथ क्या हो जाने चाहिए, उंगलियां बड़ी बड़ी हो जानी, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने एफर्ट तो लगाया था इवोल्यूशन के लिए, तो इन बातों के लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लैमार्किज्म के एग्जाम्पल क्या क्या थे। इवोल्यूशन ऑफ जिराफ एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है इसको। वेब्ड टो ऑफ एक्वेटिक बर्ड, ना उंगलियां टो ना उनके वेब्ड हो गए, छोटे छोटे हो गए। डिसअपियरेंस ऑफ लिम्ब ऑफ स्नैक, स्नैक के जो लिम्ब थे वो डिसअपियर हो गए, ठीक है, क्योंकि उनका उपयोग नहीं किया। फ्लैप्स ऑफ फिश, फ्लाइटलेस बर्ड, ये हो गए। अब बात आती है कि लैमार्क को क्रिटिसाइज किसने किया, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्क, तो लैमार्क को क्रिटिसिज्म किया था अंगस्त विस्मैन ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंगस्त विस्मैन ने किया क्या था, उन्होंने रैट के पूंछ को, कुछ जगह पे 21 जनरेशन मिलता है, कुछ जगह पे 22 जनरेशन मिलता है, तो उसको आप एक बार ना देखने के लिए नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं, अलग अलग किताबें हैं जिनमें अलग अलग दिया गया है। हम लोग एमएससी में तो इन चीज़ों को देखते भी हैं भाई, कि किताबें जो हैं, बुक्स जो हैं वो अलग अलग दिए हैं, तो किसी की बुक गलत नहीं है ना। तो अब थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होता, तो बुक में किसी में 22 मिला है और किसी में 21 जनरेशन तक मिला है, तो देख लीजिएगा। कोई तो हम एक जगह पढ़े थे तो उसमें 23 जनरेशन भी दे दिया था, तो उसको, तो यहाँ पे क्या है, रैट के पूंछ को उन्होंने 21 जनरेशन या 22 जनरेशन तक काटा। उसके आगे उन्होंने अगले जनरेशन में यानी 23वें जनरेशन में देखा कि पूंछ के पास, चूहे के पास, रैट के पास फिर भी पूंछ थी, जबकि उसने 21 जनरेशन तक अपने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यह बात आपकी गलत है कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं, हाँ, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, ये बातें गलत है। तो ये इसको हमने छोटा सा ऐसे दिखाया है आपको, ये एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम पे बनाने की जरूरत नहीं है। डार्विनिज्म की बात करते हैं कि व्हाट इज द डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? डार्विन्स थ्योरी बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन,
डार्विन्स की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड थी। इसको याद रखिएगा, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में भी इसको कंसिडराइज किया गया, बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन इन दिस या इन 1831 1838 डार्विन्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल HMS बिगल। ये एक जहाज का नाम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिस जहाज से डार्विन यात्रा पे गए थे ना, उस उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था बिगल, कहीं कहीं पे लिखा होगा HMS बिगल। एक शिप है फॉर कितने दिन के लिए और किसके लिए गए थे? तो वॉयज के लिए, जिसको कहा गया जल यात्रा ना, हम लोगों को जल यात्रा ही कहेंगे। फॉर 5 साल के लिए, और कब से कब? 1831 से 1836। और कहां पे ये यात्रा हुई थी इनकी? अमेरिका में ये यात्रा हुई थी। यहां तक बातें आप समझ सकते होंगे। इसको एक बार आप, डाटा है इसको आपको देखना पड़ेगा। द बिगल वॉज सेंट टू ट्रेवल गैलापागोस आइलैंड। इस बिगल जो जहाज था उसको कहां भेजा गया ट्रेवल के लिए? तो इसको भेजा गया गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड कंसिस्ट 14, देखा हम एक बार वहां पीछे बताएं, क्या बोलते हैं 19 बता दिए बाय मिस्टेक। क्या है? 14 आइलैंडों का यह समूह था। कितने आइलैंडों का भाई? 14 आइलैंडों का यह समूह था गैलापागोस आइलैंड। यहां पे हमने दिखाया भी है कि गैलापागोस आइलैंड के ये 14 आइलैंड ऐसे काउंट कर लेंगे, और ये इनका बिगल जहाज है। जहाज और देख ले जाओ, मुझे बैठा होगा ठीक है, ना ही बैठा है तो कोई बात नहीं है। आगे आगे दीज आइलैंड, यानी गैलापागोस आइलैंड को ना, दीज आइलैंड वॉल्केनिक इन ऑर्गेनिक एंड ना, और इसको क्या कहा गया? इस आइलैंड को बॉल्कनी समझ रहे हैं ना, जहां से हम लोग खड़ा होकर देखते हैं, बॉल्कनी एंड इन ओरिजिन, इनको ओरिजिन की बालकनी कही गई। यहीं से देखा गया कि बहुत सारी चीजों को ओरिजिन का कंसेप्ट समझ में आया, और इसको लिविंग लेबोरेटरी भी कहा गया ऑफ इवोल्यूशन ना। लिविंग लेबोरेटरी, प्रयोगशाला था ये, लिविंग प्रयोगशाला कह सकते हैं इवोल्यूशन का, गैलापागोस आइलैंड को। तो इसको एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे। ये सारे नोट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इन सारे नोट्स के पीडीएफ जो है, इन सारे नोट्स के पीडीएफ डीडीबी ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे, ऐप पे मिल जाएंगे आपको। आप सोचेंगे कि इसका तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो इसको अगर आप फ्री में लेना चाहे इसको तो फ्री में भी मिल जाएगा। डीडीबी ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे साइड मेन्यू में आएंगे, ये बार लगा होगा, बार मेन्यू, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे होगा फ्री स्टडी मटेरियल है या फ्री मटेरियल है। तो फ्री मटेरियल को खोलेंगे तो वहां पे आपके एमएससी 4 सेमेस्टर के कुछ नोट्स मिल जाएंगे, या तो आप एप्लीकेशन में बैच खरीद लेंगे तो ये सारा वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, क्लासेस भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि एप्लीकेशन परचेज कर लेंगे, जो हमारे सभी हमारे हैं, लेकिन जिस कॉलेज से हम हैं उन कॉलेज के अगर बच्चे होंगे तो एक बार इसको देख लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, डार्विन ने नोटिस किया क्या किया था उस गैलापागोस आइलैंड पे ना। ये देखिए बड़ा सा कछुआ है ना, इसको भी नोटिस किया था। ये बहुत सारे बर्ड नोटिस किए थे, ये बर्ड हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स को नोटिस, ये सब छोटे छोटे आइलैंड, ये सब मिला के गैलापागोस आइलैंड है। तो उन्होंने नोटिस किया था जायंट टर्टॉइज ना, जिसका नाम था गैलापागोस, और उसी के नाम पे गैलापागोस आइलैंड पड़ा। कुछ प्लांट देखे, इंसेक्ट देखे, लिजार्ड देखे, सी सेल देखे, बर्ड देखे, इन सारी चीजों को गैलापागोस आइलैंड पे किसने? डार्विन ने नोटिस किया था। आगे बात करते हैं, ठीक है। डार्विन्स स्टेट दैट, डार्विन्स कहते क्या हैं, डार्विन्स की थ्योरी में बातें क्या आती हैं? ओवर पॉपुलेशन बट कांस्टेंट ना। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन कांस्टेंसी भी बनी हुई है। कारण क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी है। दूसरी बात कहते हैं लिमिटेड फूड एंड स्पेस,
खाने जो फूड है और जो रहने के लिए स्पेस है वो भी लिमिटेड है ना, जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगा जरूर लेकिन वो भी कांस्टेंट रहेगा। अपीयरेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, अपीयरेंस एंड वेरिएशन भी हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, और जिसके वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट होता जा रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ORR, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, प्रकृति उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट होता है। जैसे आप ही लोगों में से वही सरवाइव करता है जो स्ट्रगल करता है, जो फिट होता है। कुछ जने ने दिन भर कहते हैं हमारी दुखात, हमारू दुखात, हमारा कपार दुखात, हमारा मुंह दुखात, हमारा पेट दुखात, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कुछ नहीं दुखा रहा, दर्द कर रहा है तो कहते हैं हमारे कुछ दुखात काहे नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिलता है, और खासतौर से फीमेल में ऐसा होता है कि जबरदस्ती हमारा कपार दुखाता, हमारा गोड़ दुखाता, हमारी दुखाता, हमारा रू दुखात, और कभी कभी कुछ ना भी दुखाता है तो कहते हैं हमारा काहे ना दुखाता है, वो बड़ा समस्या है एक ठे, ठीक है। आगे कुछ दुखाओं के चाहे, और कभी कभी तो यही होता है ना, ये भी बात हो जाती है कि पता नहीं का दुखाता है लेकिन कुछ दुखाता है, पूछा का दुखाता है, का बताई का दुखाता है, हमको समझ में आता है, हम बता ना देते का दुखाता है। ये मम्मी वाला है लाइन ना, मम्मी मम्मी को हम लोग देखते हैं कि मम्मी मम्मी कहती हैं कि अरे कुल पता नहीं का दिन भर का दुखाता है, पूरा क्या का दुखाता, क्या पता नहीं का दुखाता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। तो ये बातें आती हैं, तो सारी बातें हो ही गई हैं, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यानी जो परिवर्तन होता है या उत्परिवर्तन हो रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, हम यूजफुल वेरिएशन को ही यूज में लाते, मतलब यूजफुल वेरिएशन जो है उन्हीं का इनहेरिटेंस होता है, और नॉन यूजफुल वेरिएशन का इनहेरिटेंस नहीं होता। ठीक है, तो यानी इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, जो वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन जो यूजफुल है, डार्विन ने कहा था कि उन्हीं का इनहेरिटेंस होगा, सबका इनहेरिटेंस नहीं होगा। आगे स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए नए स्पीसीजों की उत्पत्ति भी होगी, ऐसा डार्विन साहब ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरी बात आती है ह्यूगो डिब्रीज पे। हमने डार्विन पढ़ लिया, हमने लैमार्क पढ़ लिया, हम बात करेंगे ह्यूगो डिब्रीज की। अब ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया था और ह्यूगो डिब्रीज कौन थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक समझ लीजिएगा कि ह्यूगो डिब्रीज जो थे उनकी सारी थ्योरी म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड थी। ह्यूगो डिब्रीज की सारी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो ह्यूगो डिब्रीज क्या कहते हैं, ह्यूगो डिब्रीज इज अ डच बॉटनिस्ट, डच के रहने वाले थे, डच बॉटनिस्ट, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरर ऑफ द म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की थ्योरी यानी म्यूटेशन थ्योरी को डिस्कवर किए थे, और ये इंडिपेंडेंटली किए थे, मतलब इनके साथ और कोई जुड़ के इनके साथ नहीं काम किया था। आगे ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्रिमिरोज कहते हैं, ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे इन्होंने अपना काम किया था म्यूटेशन थ्योरी। तो देखिए ओइनोथेरा लैमार्कियाना के बारे में कई बार बात पूछा कि ओइनोथेरा लैमार्कियाना जो है वो किसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रहा है, तो नाम देता है लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिब्रीज। तो बहुत सारे लैमार्कियाना, लैमार्क से कंटक वो लगा के मार देते हैं लैमार्कियाना लैमार्क, लेकिन गलत है। आगे ही गिव द म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन थ्योरी दिया। म्यूटेशन स्टेट दैट, म्यूटेशन कहता क्या है ना, म्यूटेशन थ्योरी दिया तो म्यूटेशन है क्या, तो म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं कि म्यूटेशन इज अ जर्क। म्यूटेशन क्या है, क्या कह रहा है, म्यूटेशन इज अ जर्क प्रोसेस या जर्की प्रोसेस। जर्की प्रोसेस मतलब झटका, जैसे नहीं हम लोग कहीं जाइए और रास्ता खराब हो और साकर गाड़ी का खराब हो, हाँ, और स्पीड में गाड़ी 60-70 में जाए और पूरा रास्ता खड़बड़ 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 टाइप का। जैसे मान लीजिए जो यहाँ बनारस का रहने वाला है, नटिनिया दई से जैनम पीजी कॉलेज ना, जो जैनम में पढ़ता होगा पीजी कॉलेज में, वो देखे हम स्पीड में 70 की स्पीड में एकदम धड़धड़ धड़धड़ आइए तो पूरा शरीर दलच जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, जगह जगह अंजर पंजर सब, किडनी किडनी अड़हड़ा फेफड़ा सब हिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है
तो कहते हैं कि बॉडी में बहुत जर्क लग गया, दी जाता है जर्की प्रोसेस। तो म्यूटेशन एक तरह का जर्की प्रोसेस है, झटकादार है, वेयर न्यू वैरायटी एंड न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड बाई द म्यूटेशन। इन्होंने बताया कि जो नए इवोल्यूशन होते हैं, नई स्पीसीज बनती है, वो म्यूटेशन से बनती है। और म्यूटेशन क्या है? एक जर्की प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि नए स्पीसीज का निर्माण या न्यू वैरायटी का निर्माण जो है वो म्यूटेशन से होता है एंड फंक्शन एज अ रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। और जो म्यूटेशन है वह रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह व्यवहार करता है। म्यूटेशन का एक कच्चा माल या एक कह सकते हैं जैसे कोई सामान बनाना है, जैसे रोटी बनाना है तो उसके लिए आटा जो है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसी तरीके से वो बनाना है, गुजिया का समय चल रहा है ना इस समय, होली अभी थोड़ा थोड़ा दिन पहले ही बीता है। तो इसमें ये भी क्या है, एक तरह का उसमें खोआ है, चीनी है, उसका क्या नाम बोलते हैं, मैदा है, सूजी है, या वो क्या कहते हैं उसको, सेवई है, जो भी जो डालें, ड्राई फ्रूट्स है, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द गुजिया। तो लाइक ये दीज आर द रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। म्यूटेशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। आगे, म्यूटेशन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा क्वेश्चन है। म्यूटेशन इवोल्यूशन का कैसा प्रक्रिया है? तो ये म्यूटेशन कंटिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया नहीं है, जैसे इवोल्यूशन तो कंटिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन म्यूटेशन क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कोई जरूरी नहीं कि म्यूटेशन लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता रहे, ऐसा नहीं है। आगे, ह्यूगो डिब्रीज म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी स्टेट दैट द म्यूटेशन इज, ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि सडन चेंज विच बिकम इनहेरिटेबल। म्यूटेशन ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर या जीन के अंदर अचानक से होने वाले, सडन होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। और वह कैसा होना चाहिए? वह इनहेरिटेबल होना चाहिए। दूसरा होता है रैंडमनेस, म्यूटेशन के अंदर रैंडमनेस होना चाहिए, निश्चितता नहीं रहेगी कि यहां म्यूटेशन होगा और इसे म्यूटेशन होगा, वो रैंडमली होगा और इनहेरिटेबल होगा। आगे, डिसकंटिन्यूअस, म्यूटेशन कैसा होगा भाई? डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरी बात करते हैं परमानेंट, म्यूटेशन एक बार हो गया तो इसका मतलब हो गया, वो बार बार बदलेगा नहीं कि आज म्यूटेशन हो गया और कल म्यूटेशन फिर चेंज वापस जैसा था वैसा हो गया, नहीं, ठीक है ना। आगे, हेरिटेबल होता है ना, म्यूटेशन कैसा है? एक हेरिटेबल प्रक्रिया है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली प्रक्रिया है। अब यहां बात करते हैं, हम लोगों ने ओइनोथेरा लैमार्कियाना का ये फ्लावर बना दिया है और यहां ओइनोथेरा लैमार्कियाना के कुछ सीक्वेंस हमने लिखे हैं। ओइनोथेरा लैमार्कियाना में हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया, ठीक है ना, सीड वर टर्मिनेट, कुछ उसमें उनके अंदर कुछ सिमिलर थे, वो कुछ कंपैरेटिवली डिसिमिलर थे, उनका सेल्फ क्रॉस कराया गया, ठीक है ना। सीड मिले हमें और उसके बाद कुछ उसमें से क्या हुए, सिमिलर थे और कुछ फ्यू उसमें से डिफरेंट हो गए म्यूटेशन की वजह से। तो ये एक छोटा सा हमने दिया है, आप इसको एग्जाम में चाहें तो इन्वॉल्व करा सकते हैं। ड्रॉबैक ऑफ म्यूटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिव लिंक। म्यूटेशन कनेक्टिव लिंक नहीं बता सकता। कनेक्टिव लिंक का मतलब कि कह सकते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा कि ह्यूगो डिब्रीज साहब ने कहा कि इवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशन से होता है ना। तो म्यूटेशन क्या ये बता सकता है कि हम क्रोमैग्नन से बने, निएंडरथल से बने ना, ये सीक्वेंस को ये नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये नहीं दिखा सकता म्यूटेशन कि मछली से एम्फीबिया का निर्माण है, फिश से एम्फीबिया का निर्माण हुआ, ये नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। तो कनेक्टिव लिंक नहीं दिखा सकता ये म्यूटेशन, इसलिए म्यूटेशन ये सही थ्योरी इवोल्यूशन की नहीं मानी जाती। इट कैन नॉट एक्सप्लेन कंटिन्यूअस ग्रेजुअल वेरिएशन, एक के बाद एक जो परिवर्तन होने से हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हमारे अंदर विकास होता जा रहा है, इस बात को म्यूटेशन नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो सडन होने वाली प्रक्रिया है, ग्रेजुअल नहीं होता म्यूटेशन ना, ग्रेजुअली नहीं होता, ये सडन होता है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन अकर इन निगेटिव हार्मफुल, बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो हार्मफुल है, लेकिन एवोल्यूशन को हमेशा हम बेनिफिशियल कैटेगरी में रखते हैं, बेनिफिशियली मानते हैं, बेनिफिशियल मानते हैं, ये हार्मफुल कभी कभी हो सकता है। आगे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन को इवोल्यूशन एंड
मिमिक्री, यह कोई इवोल्यूशन और मिमिक्री को भी नहीं दर्शा सकता, दिखा सकता। एक साथ जैसे दो चीजों के, दो लोगों को मिलने से कोई एक ऑर्गेनिज्म का, ये कोई इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब मान लीजिए ए है ये और ये भैया आपके बी हैं और इनके दोनों से डेवलपमेंट हुआ, इन दोनों का, दोनों के मिलने के, ऐसे मत समझो आप, आराम थोड़ा दूसरी भाषा में समझो तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म क्या है, ए है, इसी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा पल रहा है, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म बी, ठीक है ना, और ये इसी के साथ रह रहा है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है तो इसका भी इवोल्यूशन इसके साथ हो रहा है, यानी दोनों जने का साथ साथ ही इवोल्यूशन हो रहा है। अगर ये जन ना रहेंगे तो ये भी ना रहेंगे, ठीक है ना, इनका भी इवोल्यूशन प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग को एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, बस एक मिनट, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मॉडिफाइड, ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी, डार्विन की थ्योरी का मॉडिफिकेशन होता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें डार्विन की थ्योरी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन वाला था, जिसके अंतर्गत हम नियो डार्विनिज्म को भी रखते हैं ना। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नियो डार्विनिज्म है, क्योंकि डार्विन थ्योरी का मॉडिफिकेशन होता है ये। आगे, एंड अदर कंसीडर्ड एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी न्यू डार्विनिज्म को भी हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कह सकते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या आ जाएगा, सारी थ्योरीज का, जैसे लैमार्क की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है ना, ह्यूगो डे व्रिज की थ्योरी, सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल लिए तो वही मॉडर्न हम लोग कह देते हैं। जैसे नहीं होता है कि मॉडर्न लोग किसको कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए पुरुषों को तो मॉडर्न नहीं कहा जा सकता है, पुरुषों में मॉडर्निटी कुछ है ये नहीं है, फीमेल्स में मॉडर्निटी है ना, कुछ चीजें पता नहीं, मैं मेरा ये कहना है, पता नहीं आप लोगों का कहना क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें किसी चिड़िया का, कुछ चीजें किसी चिड़िया का, कुछ चीजें किसी चिड़िया का, सब निकाल के अपने मुंह पे लगा देते हैं तो कह देते हैं ये मॉडर्न है। नहीं देखा आजकल वो ये क्या बोलते हैं, अखबार पे लोग लगाते हैं, उनको पता नहीं है नाम, ऐसे सतरंगा टाइप का लगा देते हैं, सतरंगी टाइप का, उसका वो मोर टाइप का लगता है देख के, ठीक है। तो वो सब अलग अलग तरीके की चीजों को जोड़ देते हैं, ओठ अलग रंग देंगे, मुंह अलग रंग देंगे, गाल अलग रख देंगे, नाक अलग रंग देंगे, सब रंग वंग के एक बराबर बना देते हैं। तो वो जब बना देते हैं तो उसको क्या कह देते हैं कि ये मॉडर्न हो गए हैं, मतलब कुल बना दिया जाए। जैसे नहीं, वो एक वर्ड बोला गया है बर्ड के लिए कि बर्ड इज द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल ना। अगर किसी रेप्टाइल मतलब छिपकली, बिस्ट्रिया उस्ट्रिया टाइप का कुछ, ठीक है ना, छिपकली या बिस्ट्रिया जो भी अपने अपने जगह पे लोग कहते हैं, तो उसको अगर खूब बढ़िया सा तेल काजर लगा के कपड़ा उपड़ा खूब सुंदर सा पहना दिया जाए तो बर्ड हो जाएगी। और बर्ड का सब पंख उखाड़ दिया जाए तो देखिए छिपकली की तरह लगने लगेगी, छोटे से बर्ड का, छोटे से बर्ड को अगर ऐसे कर दिया जाए, पूरा सब पंखों को उखाड़ दिया जाए तो उसी तरीके से है कि फीमेल भी ग्लोरीफाइड करा दिया जाता है, उनको अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के रंगों से सुसज्जित करवा दिया जाता है, तो दीज आर बिकम जस्ट लाइक अ ग्लोरीफाइड, ठीक है। बस केवल समझने के लिए, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन थ्योरी यानी सारी थ्योरियों को मिला दिया गया तो उसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी कह देते हैं। और मॉडर्न थ्योरी में देखिएगा क्या है, मॉडर्न थ्योरी में आ जाएगा आपका म्यूटेशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक वेरिएशन, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हम जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जोड़ लेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है, फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, फोर्स क्या है, जो म्यूटेशन, जो इवोल्यूशन को, फोर्स ऑफ म्यूटेशन क्या है, जो इवोल्यूशन को बढ़ावा दे, इवोल्यूशन को करवाने में, इवोल्यूशन को फोर्सफुली प्रेरित करे कि इवोल्यूशन हो, तो उस तरह के चीजों को, उसको हम बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो कहते हैं द एलिमेंट विच responsible for evolution forcefully considered as force of evolution, यानी ऐसा इवोल्यूशन मतलब ऐसा एलिमेंट जो इवोल्यूशन के लिए फोर्स करे, इवोल्यूशन को फोर्सफुली इवोल्यूशन को अप्लाई करवाए, उनको हम क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। क्या, उस एलिमेंट को द मेन एलिमेंट विच आर जनरली रिगार्डेड एज अ फोर्स of evolution
वो कौन कौन से एलिमेंट हैं भाई? म्यूटेशन, म्यूटेशन भी इवोल्यूशन को फोर्सफुली अप्लाई करवाता है। आज सिलेक्शन, चुनाव, ये भी फोर्सफुली अप्लाई करवाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ये सब क्या करते हैं? फोर्सफुली अप्लाई करवाते हैं म्यूटेशन को। क्या करवाते हैं? म्यूटेशन को फोर्सफुली अप्लाई करवाते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब म्यूटेशन के बारे में हमने बता ही दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यूटेशन इज द इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इंट्रोड्यूस एलील इन अ पॉपुलेशन। म्यूटेशन क्या करता है? एक नए एलील को इंट्रोड्यूस करता है किसी पॉपुलेशन में, डीएनए के अंदर चेंज, डीएनए के सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। आगे, इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन के टाइप की बात करते हैं तो एक म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होता है, और पॉइंट म्यूटेशन में सबस्टिट्यूशनल, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर सबस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इसलिए म्यूटेशन को बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है ना। एक होता है इंसर्शन होता है, और दूसरा डिलीशन म्यूटेशन होते हैं। इसमें एडिशन होता है या रिमूवल होता है न्यूक्लियोटाइड का। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है तो इसमें क्रोमोसोमों का डिप्लीकेशन होता है या इन्वर्जन होता है, बदला बदली होता है, क्रोमोसोम आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। साइलेंट या क्या बोलते हैं, मिसेंस या नॉन सेंस म्यूटेशन होते हैं, बेस्ड ऑन इफेक्ट आप प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट जो पहुंचाते हैं। अब करते हैं क्या, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का इवोल्यूशन में क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। द म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। बात किया था हमने कि ये एक तरह का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए। द मोस्ट म्यूटेशन आर नेचुरल, मोस्ट आर द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। म्यूटेशन बेसिकली नेचुरल होते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। म्यूटेशन का रेट जो होता है बहुत लो होता है, ये इतना न्यूक्लियोटाइड, इतना जीन पर जनरेशन होता है, मतलब 10 to the power -5 to 10 to the power -8। ठीक है, पर जीन, एक जीन के अंदर इतना छोटा छोटा परिवर्तन हो सकता है। सिलेक्शन की बात करते हैं, म्यूटेशन हो गया, हम बात करते हैं सिलेक्शन। फोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ही चल रहा है। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए चुनाव ना। सिलेक्शन का मतलब क्या है? चुनाव। एक फिलोसोफर थे जिसका नाम हमको याद नहीं याद आ रहा है, शायद यंग नाम है, उन्होंने नियम दिया था चुनाव का। चुनाव मतलब सिलेक्शन। उन्होंने कहा ना कि किसी चीज को चुनने की आपके पास एकदम पूरी आजादी होती है। हाँ, पूरी आजादी होती है, और अगर आप चुनाव करते हैं तो उससे मिलने वाले फायदे और उससे होने वाले नुकसान दोनों को आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि चुनाव करने से पहले आपको एकदम पूरा अधिकार था, पूरा छूट था, पूरी स्वतंत्रता थी, संवैधानिक अधिकार था कि आप उसे चुने या ना चुने। अगर आपने चुन लिया तो अब उससे अगर आपको लाभ हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है तो भी वो आपका, उससे नुकसान हो रहा है तो भी आपका, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा ये कहा गया था, इनके द्वारा नहीं, उस दार्शनिक के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग भी बड़े हो गए हैं, कोई चीज का चुनाव करें तो बड़ा सोच समझ के करें, और चुनाव करने के बाद किसी के ऊपर ब्लेम ना करें। आगे हम सिलेक्शन की बात करते हैं, हम इवोल्यूशन में बात करेंगे। सिलेक्शन इज अ डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन of the individual due to different of the phenotype. आगे, it act on phenotypic variation and change allele frequency. Selection के टाइप की बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन। एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, और तीसरा होता है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। और ये तीनों ही आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे। इन तीनों को अलग अलग शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है, हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब यह होगा, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं इनको भाई साहब, ग्राफिकली अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए
कि ये इस तरीके से आपका एक ग्राफ बना लिया। इसमें इधर का इन्वायरमेंट क्या है, नॉन सर्वाइबल है, सर्वाइव करने लायक नहीं है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, पूरा का पूरा पॉपुलेशन इधर की तरफ यहां से शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है तो उसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। जैसे आप अपने गांव में रहते हैं और गांव आपके नदी के किनारे हैं और नदी का रूप बढ़ता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है, उसके किनारे के हिस्से कटते जा रहे हैं, तो आप एक दूसरी तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, तो उस तरह के सिलेक्शन को हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। और जैसे हमने पेपर मॉथ वाला बताया था, पेपर मॉथ में देखते हैं कि व्हाइट और ब्लैक दो पेपर मॉथ थे, व्हाइट और ब्लैक दो पेपर मॉथ थे। जब व्हाइट की संख्या बढ़ रही थी तो ब्लैक की संख्या घट रही थी, जब व्हाइट की संख्या घटने लगी तो ब्लैक की संख्या क्या हो गई, बढ़ने लगी। ये एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो पेड़ पौधे जो हो गए वो उनके स्टेम काले हो गए, तो काला अगर हुआ तो सिलेक्शन किसका हुआ, काले वाले मॉथ का सिलेक्शन हो गया, व्हाइट वाले मॉथ का सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले जो पेड़ पौधे थे उनके स्किन कह रहे हैं, उनके जो स्टेम्स थे वो करीब करीब व्हाइट और ग्रे थे, जिसके वजह से व्हाइट वाले बच जाते थे और ग्रे वाले और ब्लैक वाले मारे जाते थे। तो ये एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पे एग्जाम्पल हो जाएगा पेपर मॉथ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करते हैं। और ये कब हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। हमने ये डायग्राम आपको दिया है, इस डायग्राम को यहां से आप समझ लेंगे। और यहाँ पे हमने इस डायग्राम को यहाँ पे दिखा भी दिया है, देखिएगा यहाँ पे ये एक तरह से ये रिवॉल्यूशन है। यहाँ पे व्हाइट वाले बच जा रहे हैं, यहाँ पे देखें व्हाइट वाले क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, और ये ब्लैक वाले को ये चिड़िया खा जा रही है। लेकिन कुछ समय के बाद जब समय परिवर्तित हुआ तो ब्लैक वाले इसमें खप गए, छिप गए, और व्हाइट वाले क्या हो गए, बर्ड के द्वारा देख लिए गए, जिनको खा लिया गया। तो इधर आप देखेंगे कि इस समय में व्हाइट वालों की संख्या ज्यादा थी और इस समय में ब्लैक वालों की संख्या ज्यादा हो गई। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। ये एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन शो करता है भैया। अब बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को। आप फिर एक बार डायग्राम उसी में देख लीजिए, ठीक है ना, एक बार इसका डायग्राम आप देख लीजिए वापस से। एक अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में क्या है, इधर भी सर्वाइवल के लिए बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, इधर भी सर्वाइवल के लिए बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा वो इसी के बीच में सर्वाइव करेगा। इसको हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। फेवरेबल जो कंडीशन होगा वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाला ही, यानी इधर वाला नहीं सर्वाइव करेगा, सॉरी इधर वाला नहीं सर्वाइव करेगा, इधर वाला नहीं सर्वाइव करेगा, केवल इंटरमीडिएट वाला सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। एग्जाम्पल इसका होगा गाल फ्लाई लार्वा, ठीक है ना, कैक्टस स्पाइन डेंसिटी, ठीक है, ह्यूमन बर्थ वेट ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आएंगी। आगे बात हम करते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन की, बात करेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होगा। तो इसको आप समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए जो इंटरमीडिएट है ये कुछ इस तरीके से सरवाइव करेंगे, तो इधर वाले सरवाइव करेंगे, इधर वाले सरवाइव करेंगे, और बीच में कोई ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई माउंटेन आ गया, कोई नदी आ गई, किसी टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से, टकराने के वजह से, कटने फटने के वजह से यहाँ एक नदी का निर्माण हो गया, तो कुछ पॉपुलेशन इधर और कुछ पॉपुलेशन इस साइड में ग्रो कर गए, और इस तरह के पॉपुलेशन को हम डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप ओवर द इंटरमीडिएट फिनोटाइप, दे